जय हिंद दोस्तों। आइए आज पढ़ते हैं इंटर का एक फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पिछला चैप्टर आप मेरे यूट्यूब चैनल एलकेजी एकेडमी पर सर्च करें और पढ़ लें, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो भी समझाया गया है। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव क्या होता है? तो दोस्तों वैद्युत का मतलब आवेश होता है और विभव का मतलब कार्य होता है। तो क्या डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में वैद्युत बल के विपरीत किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इस आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब लाएंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र हमारे ऊपर क्या लगाएगा? बल। तो इस बल के विपरीत जो हम कार्य कर रहे हैं वही वैद्युत विभव होता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? तो V इक्वल टू W/Q0 होगा। मात्रक यहाँ से एक तो मात्रक इसका वोल्ट ही होता है, क्योंकि इसकी खोज अनराल्ड्रो वोल्टा ने की थी, तो उनके नाम पर ही इसका मात्रक वोल्ट है। बाकी इसका मात्रक 1 जूल पर कूलाम भी होता है। आइए समझते हैं इसका विमीय सूत्र। तो देखो विमीय सूत्र कैसे निकालोगे दोस्तों। जैसे कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। बाकी यहाँ से डायरेक्ट याद रखो कि कार्य का क्या होता है? mL²T-2 अपॉन में आवेश का AT। अब इसको देखो, m तो ऐसे ही रहा, l की पावर 2 ऐसे ही रही, t की पावर -2 और ये t की पावर यहाँ से ऊपर जाएगी तो -1 ये हो जाएगी, -2 ये तो -3 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगी। तो ये रहा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। अब समझो वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो वैद्युत विभवांतर में ये याद रखना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विपरीत किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये भी एक अदिश राशि है। वही है कि मापने के लिए वोल्ट मीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0, मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब समझो दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो देखो, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट विभव दे दें, तो 1 वोल्ट विभव से जब हम इसे त्वरित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अर्जित कर लेगा। उसी ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो पर डेफिनेशन ऐसे लिख दोगे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव से त्वरित करने पर उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में बदलना हो तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ और एक वोल्ट का मतलब हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 से गुणा कराओगे तो यही रहेगा, यानी इतने जूल आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। अब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? तो किलो क्या होता है? 10⁻³ होता है, तो 3 कम हो जाएंगी, तो 1.6 × 10⁻⁻16 जूल हो जाएगा। और मेगा में 6 कम हो जाएंगी तो 13 बचेंगी। और यहाँ B इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बिलियन में 9 कम हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी? -10 बचेंगी, तो 1.6 × 10⁻10 जूल हो जाएगा। अब देखो, यहीं पर आपको एक और टॉपिक समझाते हैं जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से इसको भी आपको समझना है। देखो समविभव पृष्ठ का मतलब ही क्या है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। अब जब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाओगे भी तो विभव में तो कोई अंतर होना नहीं है, क्योंकि विभव तो समान है। तो इसमें जो विभव का अंतर होता है वो शून्य होता है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इसमें वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और साथ साथ ध्यान रखना है कि बल रेखाएं चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं। कटी लाइनें बता रही हैं कि इस चालक के अंदर बल रेखाएं नहीं है बल्कि इसके बाहर हैं।
क्योंकि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर, तो पृष्ठ के बाहर रहेगा, बल के अंदर नहीं होगा। तो अब चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसे समझते हैं। क्या है, तो देखो ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। देखो दोस्तों कैसे समझोगे, जैसे हमारे पास एक बिंदु है ओ पर है प्लस क्यू आवेश, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है। अब यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश था Q0। अब इस पर बल तो बाहर की ओर लग रहा है और हम इसे ला रहे हैं बल के विपरीत। तो हम मान लो इसको यहाँ से C तक पहुँचा लाए, ये विस्थापन हमने किया dx। लाना है हमको यहाँ से B बिंदु से A बिंदु तक। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि ये प्लस क्यू आवेश और यहाँ Q0, बीच की दूरी x, इस पर कितना कूलामीय बल लग रहा है, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q0 बटे एक्स स्क्वायर। अब कार्य बराबर क्या होता है, कल बल गुणे विस्थापन। तो छोटा कार्य है क्योंकि आपने थोड़ा ही तो काम कर पाया अभी, तो छोटा कार्य हो जाएगा dw इक्वल टू F इंटू माइनस डी एक्स। माइनस डी एक्स क्यों, क्योंकि आप विद्युत बल के विपरीत जा रहे हो, तो विपरीत जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो f का मान आया वो इस वाले समीकरण में रख दो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, f की जगह आ जाएगा 1/4πε0 के Q0 बटे एक्स स्क्वायर और माइनस डी एक्स। माइनस को पहले लिख देंगे, तो जब माइनस को पहले लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस Q0 बटे 4πε0 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब कहाँ से चले, तो अनंत से चले। अनंत से कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है, तो R तक लाना है। तो लिमिट क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट टू R। तो देखो टोटल कार्य हो जाएगा, D हट जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। बाकी ऐसे ही मान लिख देंगे माइनस Q0 अपॉन 4πε0 के dx अपॉन एक्स स्क्वायर। जो चीज़ कांस्टेंट है दोस्तों उसे बाहर कर देंगे, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लिया, माइनस को भी बाहर लिख लिया। तो इस x को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का है, ऊपर गया तो माइनस का हो गया। अब हमें मालूम है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, तो वही करेंगे। देखो ये तो पूरा पार्ट ऐसे ही नोट कर लिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -2 में प्लस जोड़ दोगे, अपॉन में -2 में प्लस जोड़ दोगे, जैसे यहाँ किया गया। लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू R है, इनफाइनाइट टू R है। अब ये वाला पार्ट ऐसे ही नोट कर लिया, -2 में से 1 घटाओगे -1 बचेगा, -2 में से 1 घटाओगे फिर से -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x माइनस का है, नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले दोस्तों क्या पुट करोगे आप, अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा w इक्वल टू, ये मान ऐसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ पे x की जगह r आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर 1/इनफाइनाइट पुट कर देंगे, क्योंकि पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। अब 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0 के 1/r। तो w इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के, और Q0 यहाँ लिख लेंगे बटे में R। अब देखो जब आप इतना समझ गए हो तो यहाँ समझना, देखो हम जानते हैं कि V बराबर W/Q0 होता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 से W का मान, समीकरण 5 में W का मान समीकरण 4 से रख देंगे, यानी जो हमने मान निकाला था 4 में वो हम मान रख देंगे, यानी जो W का ये वाला मान निकाला यही मान यहाँ रख दो। तो V बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये W की जगह रखोगे तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q0 बटे R, और Q0 पहले से यहाँ पे है तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर 1/4πε0 के Q/R वोल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे दोस्तों, विभव प्रवणता समझते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप याद रखो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
विभव प्रवणता इक्वल टू होता है माइनस dV/dx। विभव प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होगा, तो dV/dx। तो dV की जगह क्या लिख दो, W/Q। dx तो dx है, वो तो दूरी है, विस्थापन है। तो यहाँ W का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² t-2, आवेश का at और दूरी का l। अब इसे सॉल्व कर दो, m तो m रहा, l ये एक और ये कैंसिल हो गया तो एक l बचा, ऐसे लिख दिया। t की पावर ये ऊपर जाएगी -1, -2 -1 -3 हो जाएगा, a की पावर ऊपर गई तो -1 हो गई। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, E बराबर होता है -ΔV/ΔX। अब इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जाता है। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0K Q1 Q2/R। अगर R² कर दोगे तो कूलामी बल हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें यहाँ पर केवल R होगा और यूनिट क्या होगा, जूल हो जाएगा। अब समझो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक +Q आवेश लेते हैं, एक -Q आवेश लेते हैं, दोनों के बीच में एक बिंदु ले लिया ये। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। अब देखो +Q के कारण मान लो इस बिंदु पर हमें विभव चाहिए, तो देखो इस बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, R। अब +Q की वजह से यहाँ पर विभव चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो इतनी दूरी है R, इतनी है L। तो इसमें से हम क्या करेंगे, R में से L घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी R - L। फिर माइनस के कारण P बिंदु पर विभव, तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हमें P से यहाँ तक की दूरी मालूम है R, तो इसमें L जोड़ देंगे तो R + L आ जाएगा। तो देखो +Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा, VA = 1/4πε0 Q/R होता है, R की जगह हो जाएगा R - L। अब -Q के कारण बिंदु P पर विभव VB = तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस आवेश लिया है, तो माइनस के कारण दूरी ये वाली हो जाएगी R + L। तो VB = 1/4πε0K Q-Q/R + L। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, क्योंकि विभव अदिश राशि है, तो डायरेक्टली जोड़ देंगे VA + VB। समीकरण 3 में VA तथा VB के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, तो मान रखोगे VA का ये और VB का ये, तो जब यहाँ रखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा V = इतना। अब V = इसमें कॉमन क्या है, Q/4Q और 1/4πε0K, ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1/R - L, यहाँ क्या बचा 1/R + L। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ हो जाएगा R + L, यहाँ हो जाएगा R - L। ब्रैकेट खोलोगे तो R ये जो है वो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 2L। तो V बराबर 1/4πε0K Q × 2L/R² - L²। Q × 2L बराबर होता है P, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे P। अब देखो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि R का मान L के सापेक्ष बहुत बड़ा है, इसलिए L का मान R के सापेक्ष नगण्य ले लेंगे, तो L यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, V = 1/4πε0K Q × 2L का मतलब P हो गया, अपॉन में R² हो गया। यहाँ मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। अब देखो निर्वात तथा वायु के लिए K का मान क्या रख देंगे, 1। जब K का मान 1 रख दोगे तो V बराबर 1/4πε0, क्योंकि K का मान 1 लिख दिया तो K हट जाएगा, P/R²। ऐसे ही यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। अब देखो आपको पिछले चैप्टर के कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देते हैं। हमें मालूम है कि आवेश Q = होता है Ne, मात्रक कूलाम, E बराबर F/Q0, मात्रक न्यूटन पर कूलाम, E = V/LV होता है, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। E के विमीय सूत्र क्या होता है, MLT - 3 A - 1 होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, तो 1/4πε0K Q/R² न्यूटन पर कूलाम होता है। और बल क्या होता है, कूलामीय बल, तो 1/4πε0K Q1 Q2/R², इतने न्यूटन होता है। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q × 2L होता है, मात्रक क्या हो जाएगा, Q का कूलाम और दूरी का मीटर। अब अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0K 2P/R3 न्यूटन पर कूलाम। अब
ये तो हो गया अक्षीय स्थिति में। अब आ जाओ निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P/R³ न्यूटन पर कूलाम। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये बहुत कम पूछा जाता है, बशर्ते आप समझ लेना, लॉजिकली बहुत कठिन नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, +Q और -Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L। इसके बीच में एक केंद्र बिंदु है O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। +Q के कारण यहाँ पर चाहिए और -Q के कारण। तो देखो +Q के कारण चाहिए, तो ये वाली दूरी है R और ये वाली दूरी है R और ये वाली दूरी है L। तो ये आधार, ये है लंब, ये है कर्ण। कर्ण का क्या हो जाएगा, √R² प्लस L²। इधर भी उतना ही मान हो जाएगा। तो देखो एक बार क्या ले लेंगे, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव VA। VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/R होता है, R की जगह क्या हो जाएगा, √R² प्लस L²। अब -Q के कारण उत्पन्न बिंदु P पर वैद्युत विभव VB इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के -Q/√R² प्लस L²। दोनों के मान समान है दोस्तों, दोनों के मान समान है, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, VA प्लस BB। अब इस समीकरण में, मतलब समीकरण 1 व 2 से VA और BB के मान समीकरण 3 में रख दो। यहाँ ये VA का मान रख दो और यहाँ BB का मान रख दो। तो ये मान रखोगे तो V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/√R² प्लस L²। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इसकी वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। दोनों मान समान है, कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब समझो, ये इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, इसे सही से लगाना। एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया +Q और इधर लिया -Q, आवेश लिए और इनको पास रखा, मतलब AB। एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ घुमा दिया। तो स्थिति हमने मान ली कि ये A' B' हो गई, यहाँ +Q आवेश, यहाँ -Q आवेश। तो कितना घुमाया, तो घुमाया हमने d थीटा क्या किया, कोणीय विस्थापन किया। अब समझो कि बलयुग्म का गुण टाउ बराबर होता है P sin थीटा। वैद्युत द्विध्रुव AB को इस स्थिति से आगे अल्पांश कोण d थीटा घुमाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल युग्म का गुण गुणे कोणीय विस्थापन। बल युग्म का गुण है टाउ, तो यहाँ टाउ लिख लेंगे। कोणीय विस्थापन है d थीटा, तो यहाँ d थीटा लिख देंगे। अब dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE, टाउ का मान है PE sin थीटा, तो यहाँ पे टाउ की जगह लिख देंगे PE sin थीटा इंटू d थीटा। अब समझो दोस्तों, इसके आगे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, पेपर में भी पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा इक्वल टू θ1 मान लो और अंतिम स्थिति में θ इक्वल टू θ2 मान लो, तक घुमाने में किया गया कार्य। तो टोटल कार्य निकाल रहे हैं, तो dw की जगह क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो θ1 से θ2 लिमिट ले ली, PE sin थीटा d थीटा। जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर कर दिया। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, तो sin थीटा की जगह लिख दिया -cos थीटा। फिर लिमिट क्या है, θ1 से θ2। अब क्या करोगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या किया, w इक्वल टू पी माइनस ऐसे ही रखा, यहाँ ब्रैकेट लगा लिया। cos थीटा की जगह पहले θ2 लिखा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। cos थीटा की जगह θ1 लिखेंगे। अब ब्रैकेट खोलोगे तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको पहले लिख लेंगे θ1 को, θ2 को बाद में लिख देंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब देखो, अगर θ1 इक्वल टू ले लें 0 और θ2 इक्वल टू ले लें θ, तो यहाँ पर जब 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 का मान 1, और यहाँ θ2 की जगह क्या लिख दिया, θ। तो w इक्वल टू हो जाएगा PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos θ, इतने जूल आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखो दोस्तों, इसे हम U0 से प्रकट करते हैं। U0 क्या होता है, उस कार्य के बराबर है। किस कार्य के बराबर है, जिसमें हम क्या करते हैं, अनंत से एक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाते हैं, तो हमें कोई कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य के बराबर होता है। तो ये W किसके इक्वल हो जाएगा, -PE के इक्वल हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा है।
अब अगर मान लो हमें चाहिए यू थीटा, मतलब कुछ कोण पे ऊर्जा चाहिए, तो यू थीटा इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट प्लस पी ई वन माइनस कॉस थीटा। अब पी ई वन माइनस कॉस थीटा, यू नॉट का मान ऑलरेडी माइनस पी ई है, तो यहाँ भी पी ई लिखोगे, यहाँ भी पी ई, दोनों में कॉमन ले लोगे। अब देखो इस पी ई की अंदर गुणा कराओगे, पी ई बन जा पी ई। अब पी ई यहाँ गुणा कराओगे माइनस कॉस थीटा, तो ये चीज़ प्लस की, ये चीज़ माइनस की, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो आपके पास उत्तर क्या आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा। ये स्थायी संतुलन की स्थिति में इतना होता है, यू नॉट इक्वल टू माइनस पी ई। अब समझो कि वैद्युत धारिता क्या होता है। वैद्युत मतलब आवेश और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, मतलब आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो, इसे सी से प्रकट करते हैं। सी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है, मात्रक फैरेड होता है, और दूसरा मात्रक होता है आवेश का कूलाम और विभव का वोल्ट। तो दूसरी परिभाषा क्या होगी, आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब जो फैरेड मात्रक है बहुत बड़ा है, बाकी इसके छोटे मात्रक क्या हैं, जैसे माइक्रो फैरेड है, पिको फैरेड है। माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड, और पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरेड, मतलब 1 पिको फैरेड। अब देखो वैद्युत धारिता का विभव सूत्र निकालते हैं दोस्तों। Q बराबर C बराबर Q अपॉन V होता है। Q तो Q रहा, V की जगह क्या लिख सकते हैं, W बटे Q। अब ये Q कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो Q स्क्वायर हो गया बटे में W। Q का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, यहाँ क्या है स्क्वायर, तो 2 बार लिख दो AT बटे में कार्य का विमीय सूत्र क्या है, ML स्क्वायर T माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर दो, M ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है, -1 हो जाएगी। टी की एल की पावर यहाँ कितनी है, टी 2 है, तो ये ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। टी की पावर कितनी, -2, तो ऊपर गई प्लस हो गई, 2 3 और 1 4, टी की पावर कितनी हो गई 4, ए की पावर कितनी हो गई 2, ए की पावर 2 हो गई। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अब समझते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखो दोस्तों, विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो C बराबर होता है, ये मान लो कि आपने एक गोलीय चालक लिया जिस पर प्लस प्लस आवेश वितरित है, तो इसके अंदर तो आवेश है नहीं, तो यहाँ से r दूरी पर हमें निकालनी है तीव्रता। तो देखो सबसे पहले यहाँ से r दूरी पर तीव्रता विभव का फॉर्मूला हमें मालूम है कि V बराबर होता है 1/4πε0 के Q अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। अब देखो C बराबर Q अपॉन V होता है। अब यही V का मान उठाओ और यहाँ रख दो, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ऐसे देखो C इक्वल टू, इस Q को आपने ऊपर लिख लिया, V की जगह क्या लिखा, 1/4πε0 के Q अपॉन R। Q से Q काट दो, तो ये चीज़ कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कहाँ जाएगा, पहले के पास, तो यहाँ हो जाएगा 4πε0 के इंटू R, मतलब फैरेड। इतना आ गया। अब समझते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। तो देखो दोस्तों, Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू CV। तो अगर यहाँ से V का मान निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C, बटे में आ जाएगा। अब dW कार्य बराबर क्या होता है, तो V इंटू DQ हो जाएगा, क्योंकि B बराबर क्या होता है, W बटे Q, तो यहाँ से dW का मान निकाल लो तो V इंटू DQ हो जाएगा। अब V बराबर क्या है, Q बटे C, तो इस V की जगह लिख देंगे Q बटे C, Q बटे C DQ। अब Q बटे C में जो 1/C है इसको बाहर ले लेंगे, इसको हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 0 से Q तक ले जाना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ Q इंटू DQ। इसकी पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ दोगे, अपॉन में 1 + 1, यानी Q²/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से समझो, यहाँ W बराबर क्या आ गया, 1/C, 1/C तो ऐसे ही रखा है, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, Q²/2। तो अपर लिमिट पुट कर दो माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट Q की जगह Q ही रहा /2, और यहाँ 0 पुट कर दिया तो 0/2, ये तो 0/2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 यहाँ हो गया 1/2 बाहर आ गया, Q²/C, तो 1/2 Q²/C। अब चाहे जिस टर्म में आप इसे चेंज करना चाहो चेंज कर लो, तो W इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया 1/2 Q²/C, इतने जूल। अब देखो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से Q को हटा दें, तो Q बराबर CV होता है, तो हो जाएगा C²V², एक C से C कैंसिल, तो क्या हो जाएगा CV²। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से हम C को हटा दें, C बराबर होता है Q बटे V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा QV, तो इस टर्म में आ गया W बराबर 1/QV जूल।
अब समझो आवेशों का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है और टफ भी है थोड़ा सा, आप इसलिए इसे ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, गोलीय चालक लिए, एक गोलीय चालक ये लिया, एक गोलीय चालक ये लिया, इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित कर लिया, इस पर भी वितरित है। अब अगर तुमने इनको पृथ्वी पे रख दिया तो ये हो जाएंगे डिस्चार्ज, इसलिए इनको क्या रखेंगे, स्टैंड के सारे ऊपर रखेंगे पृथ्वी से, राइट। इसकी अपनी धारिता है C1, इसका अपना विभव V1, इसका अपना आवेश Q1 है। इसकी धारिता C2, इसका विभव V2 और इसका आवेश अपना Q2 है। जब दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों क्या चीज़ समान हो जाएगी, दोनों का विभव समान हो जाएगा, मतलब वोल्टेज समान हो जाएगा। ऊर्जा हाई से लो की तरफ चलती है तो विभव तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक बराबर नहीं हो जाएगा। तो समझो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले के लिए C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन V1। अगर यहाँ से Q1 का मान निकालो तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो Q1 इक्वल टू आ जाएगा C1 V1। ऐसे ही इसके लिए निकालो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 अपॉन V2, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 V2, ये आ जाएगा। अब विभव V बराबर क्या होता है, अब देखो उभयनिष्ठ विभव चाहिए, उभयनिष्ठ विभव का मतलब हो जाएगा अगर हमें V चाहिए हो तो क्या लिखेंगे, आवेश बटे धारिता। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2। Q बराबर होता है CV, Q1 बराबर क्या है C1 V1 और Q2 बराबर क्या है C2 V2। तो Q1 की जगह C1 V1 और Q2 की जगह C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 पुट कर लिया, ये आ गया। अब देखो जब तुमने क्या किया, यहाँ एक चालक तार से जोड़ दिया तो वोल्टेज हो गया समान। तो नया आवेश मान लो Q1 डैश इक्वल टू क्या लिखोगे C1 और वोल्टेज तो समान है तो V²। ऐसे Q2 डैश इक्वल टू क्या लिखोगे C2, यहाँ हो जाएगा V²। एक मिनट सही कर देता हूँ, तो यहाँ हो गया V²। अब देखो इन दोनों को भाग कर दो तो Q1 डैश बटे Q2 डैश, तो C1 V² बटे C2 V², तो V² से V² कैंसिल, तो क्या आ गया Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू C1 बटे C2 आ गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब हम दोनों आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ेंगे तो उनका वोल्टेज समान हो जाएगा। तो अब दोस्तों समझते हैं दोनों चालकों को एक दूसरे से जोड़ने से पहले ऊर्जा, मतलब जो जोड़ा नहीं तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा का फॉर्मूला इक्वल टू हाफ CV² होता है, तो U1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V1² और U2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ C2 V2²। अब टोटल ऊर्जा निकाल लो तो दोनों को जोड़ दो, U1 प्लस U2 मान रख दो, U1 का मान कितना है हाफ C1 V1², तो यहाँ लिख दिया हाफ C1 V1² प्लस Q2 का मान कितना है हाफ C2 V2², यहाँ लिख दिया हाफ C2 V2²। दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया C1 V1² प्लस C2 V2², ही हो गया समीकरण। तो अब देखो दोनों चालकों को जब जोड़ दिया तो वोल्टेज हो गया समान, तो नई ऊर्जा क्या हो गई U1² हाफ C1 V1 की जगह क्या लिखोगे V², क्योंकि वोल्टेज समान हो गया। ऐसे ही U2 डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C2² V²। अब टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी U डैश इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश, U1 डैश का मान ये रख दो, U2 डैश का मान ये रख दो, तो ये आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1/2 और V² कॉमन है, तो V² और 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या C1 प्लस C2 बचा। अब हम निकाल लेंगे ऊर्जा में हानि, तो पहले ऊर्जा में हानि निकालोगे तो पहले वाली जो ऊर्जा थी उसमें से बाद वाली ऊर्जा घटा दोगे, यानी U माइनस U डैश। यहाँ पे कैलकुलेशन है, बड़ा ध्यान से समझना। देखो मैं एक एक बात को समझा दूंगा, आप ध्यान से बस ध्यान देना कि कहाँ कैसे हुआ। तो देखो दोस्तों डेल्टा U इक्वल टू हमने क्या रखा, U का मान रखा 1/2 C1 V1² प्लस C2 V2² और माइनस 1/2 V² C1 प्लस C2। अब V² बराबर V बराबर क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, उभयनिष्ठ विभव निकाला था, तो इस V की जगह इतना मान रख देंगे तो ये टोटल पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। देखो एक इसमें से काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अब देखना ध्यान से, इसकी गुणा इधर होगी तो यहाँ हो जाएगा C1² V1², फिर इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो C1 C2 V1² प्लस फिर इसकी गुणा इसमें कराओ तो C1 C2 V2², यहाँ आ जाएगा तुम्हारा
और फिर हो जाएगा इसकी गुणा इसमें कराओगे तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, फिर इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 ये वाला मतलब ए बी होता है तो ए की जगह क्या लिखा है C1 V1 और बी की जगह क्या लिखा है C2 V2, ऐसे ही लिख लिया बटे में C1 प्लस C2, क्योंकि एक तो कट चुका था तो एक लिख लिया। अब देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब जब ये फार्मूला ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या ये बचा। इस सब में क्या कॉमन है C1 C2 कॉमन है, तो हमने क्या किया डेल्टा यू इक्वल टू लिखा 1/2 C1 C2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा V1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस 2 V1 V2, तो हमने ये लिख लिया बटे में C1 प्लस C2। अब दोस्तों ये तो सबको ही पता है कि भैया फॉर्मूला है ये किसका V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर, या माइनस करो, माइनस का मतलब जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसमें से घटा देंगे तभी डिफरेंस लगाया जाता है। तो डेल्टा यू कितना आ गया 1/2 C1 C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 इतने जूल आ गया। अब समझो संधारित्र, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की पूरी डिटेल आपको बहुत अच्छे ढंग से जाननी है क्योंकि ये भी पेपर में पूछी जाती है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि संधारित्र होता क्या है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को बढ़ाए बिना उस पर आवेश की बहुत सारी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कैसे समझो कि आपने एक प्लेट ली और प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ा, तो इसके अंदर क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया, इसके पास आपने दूसरी प्लेट रख दी तो इस पर प्लस चार्ज भी था माइनस भी था, तो ये प्लस प्लस को क्या कर दिया प्रतिकर्षित, तो प्लस आ गया इधर, यहाँ क्या बचा माइनस। अब इस वाले सिरे को तुमने कहाँ से जोड़ दिया अर्थ से, तो प्लस का प्लस जितना चार्ज था वो कहाँ चला गया, यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पृथ्वी जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है सागर है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे, इसने प्लस को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से जितना भी प्लस आएगा वो यहाँ से माइनस भेज के ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आवेश कितना भी बढ़ाते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब समझो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेंगे, वही है एक प्लेट लेंगे, इसको वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस यहाँ चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस को ख़त्म कर देंगे। इनके बीच की दूरी क्या है d। अब देखो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्रत्येक बिंदु पे कहीं पर भी ले लो तो इसके कारण क्या होगी बाहर की ओर, और इसके कारण अंदर दिशा एक है। तो तुम्हें हमने सिखाया था E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, प्लेट के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। अब दोस्तों Q ये क्या है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, तो यहाँ सिग्मा की जगह लिख देंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। अब E बराबर होता है V अपॉन डी, तो यहाँ से V का मान निकालोगे तो E इंटू डी आ जाएगा। E का मान है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, तो इसकी जगह पर ये वाला मान उठा के रख दो तो ये आ जाएगा Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ए के, इसको मान लो समीकरण 2। अब तुम्हारे पास वोल्टेज का मान इतना आ गया। अब C इक्वल टू Q अपॉन V, V का मान इतना आया तो ये वाला मान उठाओ V की जगह लिख दो, तो Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल। जब Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीसरा ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी आ जाएगा। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, अगर हम C नॉट ले लें तो निर्वात हो जाएगा, वायु के का मान 1 हो जाएगा, तो क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर इन दोनों को भाग करें तो ये और ये कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो क्या बचेगा के, यानी C अपॉन C नॉट इक्वल टू क्या जाएगा के। अब दोस्तों बताते हैं संधारित्र, जो संधारित्र की धारिता की निर्भरता है वो होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, मतलब इतने फैरेड। अब देखो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है कि अगर आप प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, यानी अगर परावैद्युतांक का मान बढ़ाओगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी, अगर दूरी घटाओगे तो धारिता घट जाएगी। तो इन चीज़ों पर धारिता निर्भर करती है, ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो, परावैद्युतांक रखा हो मतलब कोई पट्टी रखी हो, तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। तो देखो
हमने क्या किया, वही किया कि पहले एक प्लेट ली, उसको वैद्युत स्रोत से जोड़ा, इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर माइनस आ गया, प्लस इधर चला गया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ आ गए, तो ये प्लस ख़त्म हो गया। तो इसके बीच में हमने परावैद्युत पट्टी रखी जिसकी मोटाई टी है। तो यहाँ से यहाँ तक की मोटाई कितनी, यहाँ दोनों के बीच की दूरी डी है, तो वायु की दूरी कितनी बची, ये तो इस डी में से ये टी घटा देंगे, डी माइनस टी। तो देखो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई नॉट इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू ए। तो ई नॉट इक्वल टू वी अपॉन डी होगा। तो डी की जगह यहाँ कितना है, डी माइनस टी, क्योंकि वायु में तो दूरी ये डी और इतनी तो हटानी पड़ेगी ना, तो डी माइनस टी हो गया। तो वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट का मान क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए है, तो इसकी जगह पर रख दो, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए डी माइनस टी। तो वी वन का मान हमारे पास इतना आ जाएगा। अब देखो परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए के। अब देखो ई इक्वल टू होता है वी टू अपॉन टी। टी क्यों लिया, क्योंकि परावैद्युत पट्टी की मोटाई आपने टी ही मानी है, तो टी ही तो लोगे। तो यहाँ भैया हो जाएगा वी टू इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा ई इंटू टी। तो वी ई की वैल्यू क्या आई है, वी टू अपॉन टी। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, ई की वैल्यू रख दोगे ये वाली, यानी जो क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए के है, इस ई की जगह रख दोगे क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए के, और टी तो पहले ही से है, तो विभव आ गया इतना। अब वी टू का मान आपने निकाल लिया क्यू टी अपॉन एप्साइलन नॉट ए के। अब देखो दोनों प्लेटों यानी P1 व P2 के बीच विभवांतर V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। अब V1 का मान कितना निकाला था, तो V1 का मान ये है, तो ये वाला यहाँ V1 की जगह लिख देंगे, और V2 का मान ये है, तो V2 का मान यहाँ लिख देंगे। तो V1 तथा V2 के मान समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में रखने पर, तो जब रखोगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन डी माइनस टी एप्साइलन नॉट ए प्लस Q इंटू टी एप्साइलन नॉट ए के। अब देखो दोनों दोस्तों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है Q अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू ए, तो बचेगा क्या, डी माइनस टी ए बचा, और यहाँ बचा टी अपॉन के। अब संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है। V का मान तुमने ये निकाला है, तो यहाँ पे रख दो। तो जब V का मान यहाँ रखोगे तो यहाँ से Q और ये Q से Q कट जाएगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो एप्साइलन नॉट ए आ जाएगा, और बटे में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यानी C बराबर इतने फैरेड आ जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है और एक समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले सीरीज में समझते हैं। सीरीज में क्या लिया कि एक आपने प्लस प्लेट ली, मतलब एक प्लेट ली और उसको वैद्युत स्रोत से जोड़ा, तो उस पर प्लस चार्ज आ गया, दूसरे पर माइनस आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें दूसरी प्लेट जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया प्लस वाला माइनस से, मतलब इसके पॉजिटिव सिरे से प्लस वाला सिरा जोड़ेंगे, फिर इसके नेगेटिव से इससे प्लस वाला जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे और समांतर क्रम बनता चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव वाले से पॉजिटिव जुड़ा, फिर नेगेटिव वाले से पॉजिटिव जुड़ा, ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। यहाँ सबका आवेश समान रहेगा, तो Q1 Q Q Q Q Q Q, और यहाँ पर धारिता C1 C2 C3 सबकी धारिता अपनी अपनी हो गई, वोल्टेज V1 V2 V3 हो गया। तो देखो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो C1 इक्वल टू Q अपॉन V1 हो गया। अगर यहाँ से हम V1 का मान निकालें तो Q अपॉन C1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप V1 कर लीजिए, तो ये आ गया V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। अब इसके लिए C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q अपॉन V होता है, तो V2 हो जाएगा। यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लो, तो Q अपॉन ये चीज़ इधर आ जाएगी, C2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से C3 बराबर Q अपॉन V3, V3 का मान निकालोगे Q अपॉन C3 आ जाएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। V बराबर क्या लिखोगे, Q अपॉन C, V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2, V3 की जगह Q अपॉन C3। Q कॉमन लोगे, काट दो, तो C इक्वल टू आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला आ गया। समांतर क्रम को समझ लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होगा, पॉजिटिव वाली जितनी भी प्लेटें हैं सबको एक साथ जोड़ दिया वैद्युत स्रोत से, और निगेटिव वालों को सबको एक साथ एक टर्मिनल से जोड़ दिया अर्थ से। तो इसमें क्या होता है, प्लस प्लस को एक तरफ और माइनस माइनस को एक साथ सबको जोड़ दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें पहले वाले से, तो C1 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज समान हो जाएगा,
तो C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V हो जाएगा। यहाँ से Q1 का मान निकालोगे C1 V हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे के ले लोगे तो C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C2 V हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए लोगे तो C3 इक्वल टू Q3 V हो जाएगा, यानी Q3 इक्वल टू C3 V हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का मान CV और Q1 का मान C1 भी, Q2 का मान C2 भी, Q3 का मान C3 भी। यहाँ से B कॉमन मिल जाएगा तो B से B काट दो, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। अब एक टॉपिक है दोस्तों जिसे हमें समझना है। देखो, आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो परिभाषा ये लिख दी है, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रकट करते हैं। U बराबर हो जाएगा कैपिटल U बटे V1। V1 क्या है, आयतन। तो U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे U की जगह, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर बटे V1। अब C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन D होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन में D। और ये क्षेत्र, ये क्या है, ये आयतन है। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो यहाँ A इंटू D लिख दिया, A से A काट दिया, तो U इक्वल टू आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A। अब ये V स्क्वायर D और D स्क्वायर, तो V अपॉन D का होल स्क्वायर। V अपॉन D बराबर क्या होता है, E होता है। तो हमें पता ही है कि V अपॉन D इक्वल टू क्या होता है, E होता है। तो E, इस V अपॉन D की जगह क्या लिख देंगे, E। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के E स्क्वायर। अब ये U इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि आयतन है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों ये भी चैप्टर आपका फिनिश हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।